तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश वैद्युत सेल। प्रकाश वैद्युत सेल इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब फोटो का मतलब होता है फोटोन से, ठीक है। तो इसका डिजाइनिंग देखिए, ये एक प्लेट ले ली, ये ऐसे चौड़ी सी प्लेट है, वो देखने में 2D में आपको दिख रहा है खाली कि एक लाइन है ऐसे पूरी प्लेट। अब उसके साइड में ये वाली जो प्लेट लगाते हैं ये पैराबोलिक होती है, परवलयाकार। ये प्लेट कैसी है बेटा? परवलयाकार। परवलयाकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसे है, मतलब ऐसे का मतलब ऐसे, ऐसा है कुछ ऐसा, जैसे ये कॉपी है ऐसा मोड़ दिया तो यहां से अब इस पे लाइट गिर रही है। तो परवलयाकार को या पैराबोलिक के लिए प्लेन पे प्लेट ले लेते तो भी इफेक्ट आना चाहिए ना। तो इसको लेने का रीजन देखिए, इसको लेने का रीजन ये है कि आपने उसमें पढ़ा था जब ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था कि जब ये स्फेरिकल मिरर था, गोलीय दर्पण था, कैसा था? मान लो उत्तल अवतल दर्पण था, क्या था? अवतल दर्पण। तो आप इसमें हमने बताया था इसमें स्फेरिकल एब्रेशन होता है, गोलीय दोष होता है। क्या होता है? स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय दोष का मतलब समांतर आने वाली किरणें सब एक बिंदु पर फोकसित नहीं होती हैं, सब कहां होती हैं? अलग अलग बिंदु पर फोकसित हो रही है। देखो तो जो इसका इमेज है वो एकदम क्लियर ना बन के ब्लर इमेज बनता है, धुंधला इमेज बनता है। नहीं आया? हमने बताया था ना हमारे सिलेबस में मार्जिनल वेव है कि पैराक्सियल? पैराक्सियल है, मार्जिनल नहीं है, उपाक्षीय है, सीमांत नहीं है। तो ये सीमांत किरणें जो है क्या जी? पास वाली है, दूर वाली नहीं है। हाँ, तो पास वाली पैराक्सियल है, दूर वाली मार्जिनल है। पी से पास, पी से पैराक्सियल। तो पैराक्सियल वाली सिलेबस में है, मार्जिनल नहीं है। तो पैराक्सियल किसको कहते हैं? जो एक्सिस के बहुत पास है। ये वाली सिलेबस में नहीं है। रीजन उसका है कि ये जब आएंगे टकराएंगी तो अलग कहीं मिलेंगी, उस एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो इमेज बनेगी वो एकदम क्लियर शार्प इमेज ना बन के ब्लर इमेज बनेगी, धुंधली इमेज बनेगी, ठीक। तो इस प्रकार का जो इसमें दोष है, एब्रेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय दोष। कैसा दोष है? गोलीय दोष। फिर हमने इसका काट निकालने के लिए परवलयाकार दर्पण ले लिया था, पैराबोलिक मिरर लिया था। याद करो ये जब हमने क्या पढ़ाया था लास्ट में, परावर्ती दूरदर्शी, क्या पढ़ाया था? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, लास्ट वाला, जिसमें हमने बताया था न्यूटन पेड़ पे बैठ, पहले बहुत ऊपर बैठ के चढ़ के तब देखते थे, फिर वो कैस ग्रेन आए, उन्होंने यहां से कट करके और ये जुगाड़ बना दिया। अब यहाँ आई लेंस लगा दिया, मस्त उसकी इमेज यहाँ पे ये वाला पैराबोलिक मिरर लेके मस्त इसकी इमेज बनाने लग गए। सही बात है नहीं? तो इसमें ये वाला मिरर था कैसा? ये वाला ये पैराबोलिक मिरर था, परवलयाकार दर्पण था। तो उसका फायदा क्या होता है? पैराबोला का जो पैराबोलिक मिरर होता है उसका फायदा है लाइट कहीं भी टकराए, चाहे पैराक्सियल हो चाहे मार्जिनल हो, कोई भी वेव हो, मतलब चाहे उपाक्षीय हो चाहे सीमांत हो, कोई भी किरण हो, वो सब टकराएंगी तो कहां मिलेंगी? फोकस पर। वो सब टकराएंगी तो कहां मिलेंगी? फोकस पर। तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशन दूर कर दिया हमने। कौन सा दोष दूर कर दिया? स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय दोष को हमने दूर कर दिया। अरे सही बात है ना? तो इसलिए हमने पैराबोलिक लिया। तो इसमें नौटंकी क्या करने की जरूरत है? पैराबोला यहां क्या फायदा करेगा? तो इसमें जो लाइट आ रही है ना, अगर हम प्लेन प्लेट लेंगे तो लाइट टकरा के ऐसे सीधे जाएगी टक्कर होके।
तो सारी की सारी इस लाइट इस प्लेट पे नहीं आएगी, कुछ इधर उधर इसका मतलब चली जाएगी, कुछ जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी ना, जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी, ऐसे तो रूल है। तो उतना ही प्रॉपर इस पे नहीं आ पाएगी लाइट। और अगर इसको ऐसा कर लिया तो कहीं टकराई, ये कहाँ आके मिलेगी, फोकस पर, और ये वाला हमने वो प्लेट कहाँ लगा दिया, फोकस पर। आया ही नहीं, आ गया नहीं आया। तो ये जब जितना भी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो सब कहाँ आके मिलेगा, फोकस पर। कहाँ आके मिलेगा, फोकस पर, और फोकस पर ये प्लेट रखी है, तो पैराबोलिक लेने का ये फायदा है। आया कि नहीं आया, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो अब इसके बाद ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो, अब इसके बाद एक वही निर्वातित कांच का बल्ब होता है, मतलब वैक्यूम ट्यूब ले लेते हैं। अब इसमें कैथोड एनोड को कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी लगा के, मतलब यहां पे की लगा दिया है कि लगभग हमेशा ओपन मान के चलिए, वो क्लोज मान के चलिए, ये की क्लोज है, ये बैटरी है, ठीक। अब सुनिए क्या हुआ कि जो ये यहां पे हमने विंडो लगाई है, खिड़की, तो ये जो लाइट आ रहा है फोटोन, ये इस पे प्लेट पे हिट कर सकता है कि नहीं, पैराबोलिक वाले प्लेट पे हिट कर लेगा। जब ये हिट करेगा और सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस प्लेट पे जाएंगे कि नहीं। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश विद्युत सेल पढ़ रहे हैं, ये वाला एक प्लेट लिया है, ये एक प्लेट लिया है, कैथोड और एनोड। उसमें आपको याद होगा ये वाला जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये वाली और ये वाली दो प्लेट ली थी ना, ये वाली कौन सी प्लेट थी, कैथोड थी, ये कौन सी थी, एनोड। लाइट किस पे गिर रही थी, कैथोड पे गिर रही थी। तो ऐसे इस पे लाइट गिर रही है, तो ये वाली कैसा बिहेवियर दिखा रही है, कैथोड। ये वाली कैसी है, एनोड। और इसका कनेक्शन किससे किया है, प्लस से, जिससे ये इलेक्ट्रॉन खींचे भी। प्लस प्लेट होगी तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी ना। तो अब लाइट, ये वाला हमने गोलीय वो परवलयाकार दर्पण लिया है, ये वाला मेरा वो परवलयाकार प्लेट ली है, तो ये ऐसे परवलयाकार ऐसे। इसका फायदा है कि इस पे टकरा के सब कहां आके मिलेंगे, फोकस पर। इस पे जब चाहे जो किरण टकराएगी कहां मिलेगी, फोकस पर। और फोकस पर हमने दूसरा ये कैथोड एनोड वाला प्लेट लगा दिया है, तो फोकस पर सारे इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, फोकस पर, और उससे ये परिपथ में धारा बहेगी। तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। तो अब इसके बाद इसकी वर्किंग देख लीजिए। वर्किंग तो समझ में आ ही गई कि खिड़की से इस पर क्या आपतित किया जाता है, इंसिडेंट किया जाता है, लाइट इंसिडेंट करी जाती है। लाइट जब इस सर्किट को कंप्लीट करेगी, यहाँ पे बैटरी लगी है, जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इसका यूज क्या क्या है, बस इतनी सी है इसमें कहानी। अब यूजेस सीख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है। तो ये सोलर पैनल नहीं है, जैसे आपने देखा होगा रोड लाइट, रोड लाइट में ऐसा थोड़ी होता है कि स्विच ऑन करो, शाम को सारे स्विच ऑन कर दो और फिर सुबह हो सारे स्विच ऑफ कर दो। तो जो आदमी ये लगेगा, मान लो यहां से गोंडा तक उसको लाइट ऑन करने वो मिल गया ठेका, तो यहां से वो ऑन करता हुआ जाएगा और उधर मतलब सुबह हो जाएगी, फिर सुबह से वो ऑफ करता हुआ आएगा, फिर उधर से ऑन करता हुआ जाएगा, 2-3 दिन में मर जाएगा बेचारा। सही बात है कि नहीं सही बात? तो वहां क्या चाहिए, वहां मतलब टेक्निकल चीज चाहिए ना, जिससे कि एक बार वो अपने आप ऑन हो जाए, अपने आप ऑफ हो जाए। तो उसमें यही लगा देते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये तो बड़ा सा दिखाया है। अब इसमें क्या हुआ कि उसमें एक डिटेक्टर लगा दिया है, संसूचक, जो सूचनाएं पता करता है कि लाइट आ रही है कि नहीं। तो जैसे इस पैनल पे आके लाइट गिरेगी, इसमें करंट फ्लो होगी ना, उसमें सिग्नल जाएगा कि
लाइट आना शुरू हो गई, करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, तो एक गेट होता है नॉट, अभी बताएंगे नॉट गेट का काम क्या है, तो वो उल्टा काम करता है। अगर लाइट आ रही है, अगर उसने कहा यस तो उसने कहा नो, और तुमने कहा नो तो उसने कहा यस, उल्टा काम करता है। तो लाइट इंसिडेंट करी, सर्किट में करंट फ्लो होने लगी ना, इसने कहा अरे नहीं नहीं नो, अब हम ऑफ कर देंगे सर्किट। तो जैसे सूर्योदय होगा, सूर्य से लाइट गिरेगी ना इस पे, उसको पता चल गया अरे ये तो लाइट गिर रही है, तो अब क्या करना है, ऑफ कर देना है। तुरंत ये कट से वो लाइट काट देगा। जैसे ही रात होगी, शाम होगी, लाइट इस पे गिरना बंद हो जाएगी, सिग्नल गया कि लाइट नहीं आ रही है, मतलब सर्किट चालू करना है, तो वो ऑटोमेटिक सर्किट चालू हो जाता है। नहीं आया। कभी कभी कोहरे वाले दिनों में देखा है, दिन में भी लाइट जलती रहती है। रीजन, उसको क्या सिग्नल है, लाइट गिरेगी तो ऑफ करेंगे, कोहरे में लाइट ये नहीं गिरी तो उसको सिग्नल ही नहीं गया तो ऑफ करेगा क्या, तो इसीलिए दिन में भी जलता रहता है। चोर घंटी के रूप में जो चोर आते हैं उनसे बचने के लिए हम लोग इसको बजर के रूप में यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, आपके दरवाजे के जस्ट बाहर इसको छोटा सा कट करके वहीं लगा देते हैं, मतलब दिखेगा नहीं, उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं, वो दिखेगा नहीं। ये लगा दिया, पीछे आपके यहाँ कहीं लाइटिंग की व्यवस्था कर देंगे, इंफ्रारेड लाइट, वो दिखेगी नहीं कि उस पर लाइट आ रही है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, वो आएगा। अब तुमको चोरी करना है तो ऐसे थोड़ी आओगे कि पहले खुटखुटाओगे तब आओगे ना, तुम आओगे पहले चुपके से दरवाजे से अंदर झांकोगे, ऐसे जैसे अंदर झांकोगे लाइट तुमने काट दी ना, जैसे लाइट काटी अंदर घूम घूम बजने लगा कि नहीं, सब अलर्ट हो गए कि कोई आया। अरे रिश्तेदार आएंगे तब भी वो लाइट काटेगा, तब भी वो बजर अपने आप बज जाएगा, मतलब तुम्हें अलर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? जैसे इस पे लाइट नहीं गिरी, सिग्नल क्या गया कि लाइट बंद हुई, मतलब बजो, कोई आ गया, तो कोई आ गया तो बजने लगा अंदर बेल, आपको पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखे होंगे मॉल वॉल में आप जाते हैं, गेट बंद है कांच का, आप पहुंचे शाहरुख खान बन के, तुरंत गेट खुल गया, तुम भी सोचते हो अरे यार जलवा है अपना, उसको पता चल गया भैया आ रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, यही लगा दिया। जैसे उसकी एक लिमिट है, जैसे मान लो उसका बाउंड्री यहां से स्टार्ट होता है, जैसे यहां के आगे एंटर करोगे उसमें ऐसे लाइटिंग लगी हुई है, उसने आपने उसको कट किया ना, अरे कट किया ना, इस लाइट को गिरने से रोका कि नहीं रोका? जैसे लाइट रोके वहां सिग्नल क्या गया, लाइट रुकी, दरवाजा खोल, तो उसने डोर ओपन कर दिया। आपने स्वचालित सीढ़ियां देखी होंगी, एस्केलेटर पे जब आप जाते हैं पहले रुकी होती है, अगर क्राउड नहीं है तो अपने आप ऑटोमेटिक रुक भी जाती है। तो अगर रुकी हुई है और आप जैसे वहां उसके पास पहुंचे वो चल पड़ती है, मजा आ गया, अरे हमारा ही जलवा है। तो उसमें भी यही है, आपने देखा होगा साइड में लाइट लगी होती, नीचे से लाइट लगी होती, तो जैसे उसको गए आपने काट दिया उस लाइट को, सिग्नल क्या गया, लाइट कटी, मतलब कोई आया, कोई आया तो मतलब शुरू हो जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? एटीएम में वो सॉरी एटीएम मशीन है, या फिर जो आप बैंक में जाते हैं तो पैसा गिनने की मशीन है, लगाए खुर्र 100, सही बात है ना, और आदमी गिनेगा तो कितनी बार गिनेगा, तो उसमें क्या होता है नियम देखो कैसे, लाइट आ रही है नोट गड्डी के सामने, तो देखा होगा तुमने गड्डी ऐसे मुड़ी रहती है, तो उसमें से वो कैसे एक एक नोट भेजता है, वो दूसरी मशीन है, लेकिन वो गिनता कैसे उसको बता रहे हैं। ये एक नोट गई, उसने लाइट को एक बार काटा ना, काट के नीचे चला गया, दूसरी आई उसने भी लाइट को दो बार, एक बार और काट दिया, तीसरी नोट आई उसने भी काटा, चौथी नोट खटखट खटखट खटखट, कितनी बार लाइट कटी है उसने नंबर में गिन दिया कि इतनी बार लाइट कटी है, का मतलब इतनी नोट है। अब कुछ जने दिमाग लगाते हैं, जानते हो क्या करते हैं, पहले ऐसे हुआ, कई बार ऐसा हुआ, बैंक वाले भी होशियार हो गए, मान लो ये आपकी 500 की नोट है, गड्डी में आपने देखना ये 500 की नोट है, ऐसे मोड़ के लगा दिया, अभी ये लाइट एक बार काटेगा, ये भी एक बार काटेगा, तो ये एक नोट गिनी गई कि दो नोट? दो नोट गिनी गई, और एक्चुअल में थी कितनी? एक। तो इसीलिए तुमने देखा होगा बैंक वाले इधर से गड्डी लगाते हैं, फिर उसको घुमा के इधर से भी लगा के देखते हैं। पहले शुरू में ऐसे 2-4 बार हो गया, कोई पढ़ा लिखा आदमी पहुंच गया होगा जिसको ये नॉलेज रही होगी कि बेटा जितनी बार लाइट कटेगा उतना नोट गिनेगा बैंक,
अरे सही बात है ना। तो उसने 10-5 नोट अगर पूरे गड्डी में ऐसे सेट कर दिए तो हो गया 10-5 हजार का फायदा ना। 10-5 हजार का नोट अगर एक्स्ट्रा गिन गया तो तुम्हारा तो खेल हो गया ना यार एक गड्डी में। और इसे जब नई नई मशीन आई, जब उसकी ट्रेनिंग लोगों के पास उतनी अच्छी नहीं रही होगी, और तब जो इसको पढ़ रखा होगा उसने क्या किया, खटाखट गड्डी में डबल डबल करके नोट लगा दिया। मान लीजिए जाली नोट से लगा रहे नहीं, वो उसका थिकनेस अलग होता है, वो अलग रेडिएशन है, उससे वो वहीं जाके रुक जाएगा मशीन, वो उसको आगे भेजेगा नहीं। तो इस तरह से उसको ऐसे पता किया जाता है। तो कुल मिला के नोट और गिनना समझ में आया कि कैसे गिना जाता है बैंक में। बोलो भाई, आ गया। हाँ, वॉश बेसिन में जो सेंसर लगा होता है उसमें आप जैसे ही हाथ लगाते हैं तुरंत पानी गिरने लगता है। अरे वाह, तुम सोचते हो तुम्हारा हाथ कुछ स्पेशल है ना, लेकिन तुम्हारे हाथ से एक थर्मल रेडिएशन जनरेट होता है। कौन सा रेडिएशन? थर्मल रेडिएशन। वो रेडिएशन वहां उसको सेंस कर लेता है। वो जैसे मॉल वॉल में आप गए होंगे तो टॉयलेट रूम में हाथ धुलने के बाद उसको ड्रायर लगा होता है, हाथ नीचे कर लो सूख जाएगा। जब तक तुम्हारा हाथ नीचे नहीं रहेगा तब तक नहीं सूखे चलेगा, और जैसे हाथ लगाओगे चलने लगेगा जर। तो वो सब जगह सेंसर लगा हुआ है। हाँ, मॉल में एक चीज आपने देखा होगा कि जब आग लगती है तो उसके लिए सीढ़ियां बनी है कि मॉल में अगर आग लग जाए तो इन सीढ़ियों से आप उतरिए। अच्छा, तब लिफ्ट का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तब लिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो आप लिफ्ट में हैं, आग लग गई, मान लो बिल्डिंग धू धू करके जलेगी, आप अंदर जलोगे तो नहीं, लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर इतना ज्यादा वहां का गैसों का बढ़ जाएगा कि आपका पहले स्किन उतरेगा, चमड़ा निकल जाएगा आपके शरीर का। फिर थोड़ी देर तक और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना तो मांस आपका हड्डी छोड़ना लगेगा, आप थोड़ी देर बाद कंकाल बन के तड़प तड़प के मरेंगे। तो इससे बढ़िया क्या था कि या तो मर जाओ या तो सीढ़ी से भाग लो। नहीं, सही बात है कि नहीं? तो वहां पे भी यही सेंसर लगा होता है, जैसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे फिट कर दिया इसको। हाँ, ऊपर लगा रहता है। तो जैसे ही आग लगेगी, आग से एक रेडिएशन जनरेट होगा ना, वो इस विंडो से इस प्लेट पे जाएगा कि नहीं? अरे जाएगा कि नहीं? जाएगा तो ये सर्किट पूरा हुआ, करंट फ्लो हो जाएगा कि नहीं? सिग्नल तुरंत क्या भेजेगा, आग, बजर बजा, बो बो, पूरे मॉल में आवाज सुनने लगेंगे आप, क्योंकि वहां पे उतने अमाउंट का क्या गया है, आग। आग का मतलब उसको तो टेम्परेचर मिला है, उसको तो क्या मिला है, फोटोन। और फोटोन मिला तो फोटोन आया कहां से भाई? पूरा मॉल ठंडा रहता है, अचानक फोटोन आने लगे तो इसका मतलब पक्का आग लगी है। आग नहीं भी लगी होगी ना तो अगर तुम कुछ उसके पास गर्म चीज ले जाओगे तो वैसे बजने लगेगा, समझे कि नहीं? तो मतलब इस तरह से हम लोग जैसे वहां पे बजर इसलिए बज जाता है कि सब लोग भागना शुरू करें, निकले यहां से, समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। देख सकते हैं आप बहुत सारे यूजेस है ना। अरे समझ में आ गया ना? तो अब आते हैं डी ब्रोगली की बात। डी ब्रोगली ने बहुत सारा जो कंफ्यूजन चल रहा था दुनिया में, उस कंफ्यूजन को दूर किया। डी ब्रोगली ने कहा कि जैसे, सुनो ध्यान से, कि जैसे वेव के पास, सॉरी पार्टिकल के पास वेव कैरेक्टर आपने माना। अरे पहले पार्टिकल माना न्यूटन बाबा ने, फिर हाइगेन ने उसे वेव कैरेक्टर मान के प्रूव कर दिया ना। तो अगर पार्टिकल के, सॉरी अगर वेव के पास पार्टिकल कैरेक्टर है, अगर वेव के पास पार्टिकल कैरेक्टर है तो पार्टिकल के पास भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए। वेव के पास पार्टिकल कैरेक्टर है तो पार्टिकल के पास भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, हिंदी वाले टेंशन हो जाएगी। यदि कणों के साथ तरंगों के अभिलाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, यदि कणों के साथ तरंगों के, सॉरी यदि तरंगों के साथ कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, यदि कणों के साथ, सॉरी तरंगों के साथ कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, फिर से, यदि तरंगों के साथ कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, फिर से, यदि तरंगों के साथ कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है तो कणों के पास भी तरंग प्रकृति होनी चाहिए।
तो कणों के पास भी तरंग प्रकृति होनी चाहिए। फिर से, यदि तरंगों के साथ कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, यदि तरंगों के साथ कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है तो कणों के साथ भी तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए। यही डी ब्रोगली का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि जैसे आप इस मोबाइल को देख रहे हैं तो आप इस साइड से देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आप एक फेस देख रहे हैं, दूसरे साइड से आप इसको देख ही नहीं रहे हैं। तो इधर से जब देखें तो ये वेव नजर आया, तो इधर से देखोगे तो ये पार्टिकल नजर आएगा। ये है एक ही चीज, आपको वेव और पार्टिकल अलग अलग नजर आता है लेकिन वो है एक ही चीज। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो लोगों ने पूछा कि अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल माने कणों के पास भी तरंग प्रकृति होनी है, पार्टिकल के पास भी वेव कैरेक्टर होना। इन्होंने कहा कि अगर पार्टिकल है तो उसके पास भी वेव कैरेक्टर होगा। तब लोगों ने कहा उस वेव का नाम क्या होगा? तो कहे मैटर वेव, क्योंकि ये मैटर है। द्रव्य तरंगे, तो तरंगों का एक नया नाम रखा। कौन सी तरंगे? मैटर वेव, द्रव्य तरंगे। कि ये द्रव्य तरंगे हैं। तो लोगों ने कहा इसकी अगर तरंगे हैं तो जब पत्थर फेंको तो वो तो ब्लू है, पानी पानी करते हुए जाना चाहिए ना, लेकिन हमको तो नहीं दिखता कि पत्थर लहराते हुए जाता है। तो उन्होंने कहा अरे हम फॉर्मूलेस बता रहे हैं कि क्यों नहीं जाता है, आप देखिए, नहीं समझे। जैसे अगर ये हम पत्थर है, पत्थर को हम फेंक रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो, इसके पास वेव कैरेक्टर होना चाहिए। क्या कह रहे हो? वेव कैरेक्टर होना चाहिए। तो वेव कैरेक्टर होना चाहिए का मतलब ये ब्लू है, पानी पानी करते हुए चलना चाहिए ना। क्या चीज? ज्यादा भारी होता है। तो वेव नहीं, ये भारी नहीं, वो दिखना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम उसकी वेवलेंथ निकाल दें, तरंग दैर्ध्य निकालें। अरे इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य निकाले पहले। अगर इसके पास तरंग दैर्ध्य होगा तो इसका मतलब इसके पास तरंग वाला गुण होगा। तो कणों के लिए उन्होंने तरंग दैर्ध्य की गणना करी। किसके लिए? कणों के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना करी। तो 11th में अगर आप रहे होंगे तो आपने अलग से एक बात बताते हैं, वो अभी इसमें यूज होगा इसलिए पहले बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के फॉर्म में, गतिज ऊर्जा का सूत्र संवेग के रूप में। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है ना। अरे होता है ना, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऊपर mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक भाई। तो देखिए भाई, mv² अपॉन 2m ऐसे लिख सकते हैं क्या? mv की जगह p लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो p संवेग ही तो होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये रट लो। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अरे होता है ना। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम, जैसे बॉल फेंकते हैं, एक हल्की बॉल तुमको ऐसे जाके छू ले और एक उतनी हल्की बॉल ऐसे जाके छू ले, तो एक से इफेक्ट अलग आता है और एक से इफेक्ट अलग आता है। दोनों में क्या अंतर है? एक के पास मोमेंटम ज्यादा है, एक के पास मोमेंटम कम है। मास तो सेम है ना दोनों का। अरे नहीं आया। इतनी बड़ी सी एक मास ले लेते हैं, इतनी बड़ी सी दूसरी मास ले लेते हैं। एक को बंदूक में लोड करके ढाएं, हो गया, और एक को बंदूक में ना लोड करके इसे मारो तो खाली गाली दोगे, हरामखोर, ये कर दिया, वो कर दिया, चोट लग गई ना। और अगर उसी को धाए कर दिए तो गेम हो गया। सही बात है कि नहीं? मास दोनों का सेम है कि नहीं? लेकिन दोनों के पास किस चीज का डिफरेंस है? मोमेंटम का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? संवेग का। अरे ठीक है ना। तो p² अपॉन 2m फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स p² अपॉन 2m। कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज किया जाएगा। चल जाएगा? अरे चल जाएगा। तो ऐसा अगर कभी जरूरत पड़े, काइनेटिक एनर्जी को हम k से ना लिख के e से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिंबल है, लिख सकते हैं। अरे काइनेटिक एनर्जी को e से नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। घर की खेती है भाई। हमने कह दिया कि जहां e गतिज ऊर्जा है, जहां e काइनेटिक एनर्जी है, चल जाएगा। तो देखो
पी स्क्वायर 2 अम्मी, अम्मी नहीं लिखा है बेटा, नहीं कहेंगे दो दो अम्मी, एक अम्मी में काम ही नहीं चल रहा है, दो दो। हाँ हट गया बेटा, ध्यान ही नहीं दे रहे तुम। कितना समझ में आया कि नहीं आया? कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आज के लिए जानते हैं। तो अब डी ब्रोगली बाबा के पास आते हैं। डी ब्रोगली बाबा कैसे एक्सप्लेन किए? डी ब्रोगली बाबा कहे कि अच्छा तुम जानते हो कि इक्वल्स एमसी स्क्वायर होता है? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं भाई, इक्वल्स एमसी स्क्वायर होता है आइंस्टीन के इक्वेशन से। आइंस्टीन बाबा ये बताए थे। और कहे कि बोर बाबा E इक्वल्स एच न्यू बोले हैं ना, प्लांक सॉरी, E इक्वल्स एच न्यू भी तो होता है साजद। H है प्लांक नियतांक, H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की वैल्यू किसको याद है? प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू इधर बोर्ड में हिंटा 6.6। अरे नहीं, तुम आओ का नंबर बता रहा लल्लू। -31 होता है पावर में। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो करीब करीब पहुंच गए थे, आंसर उतना ही गलत आएगा, चाहे करीब करीब पहुंच जाओ चाहे बहुत करीब पहुंच जाओ, क्या आंसर सही हो जाएगा? है? गलत तो गलत ही होता है ना। अगर 33 भी कह देते तो भी गलत ही था। अरे ठीक है ना, H का वैल्यू ये होता है, न्यू इक्वल सी बाई लेमडा होता है क्या? न्यू इक्वल सी बाई लेमडा सुने हो कि वैसे ही हूं? न्यू इक्वल सी बाई लेमडा, न्यू इक्वल एमसी स्क्वायर इक्वल सी एच सी अपॉन लेमडा। सी से सी ढिचाओ हो गया, एमसी बचा एच अपॉन लेमडा। आराम से बेटा, एमसी क्या है? मास इनटू वेलोसिटी ही तो है। नहीं आया। अरे सी का है यहाँ पे? लाइट की वेलोसिटी ही तो है। सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी ही तो लिखा है, मास इनटू वेलोसिटी ही तो लिखा है। तो ये मोमेंटम है क्या? कौन सा टर्म है ये? मोमेंटम है। ये क्या है? मोमेंटम। H अपॉन लेमडा, here lambda equals H upon P, here lambda equals H upon P। ये फॉर्मूला आ गया, लेमडा का फॉर्मूला क्या आ गया? H upon P, नया फॉर्मूला। हाँ, इसी दिन रात के लिए इसकी जरूरत हमने निकाली थी, झमसे कि नहीं झमसे। तो लेमडा का फॉर्मूला आ गया H अपॉन 2 अम्मी। कितनी अम्मी? 2 अम्मी। एक अम्मी से काम नहीं चल रहा है क्या? 2 अम्मी। तो ये H अपॉन रूट 2 एम हो गया कि नहीं हुआ? अरे हो गया कि नहीं? अब याद करो कि ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो थी, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इससे ना आके लौट गया, तो इसकी जो एनर्जी काइनेटिक थी वो पोटेंशियल में बदली थी कि नहीं बदली थी? अरे काइनेटिक घट रहा, पोटेंशियल बढ़ रहा, काइनेटिक 0 हुआ, पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ, वापस गया, नहीं आया। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, U से लिखते थे शायद पोटेंशियल एनर्जी को, कि V से लिखते थे? U से लिखते थे, V से? V से पोटेंशियल को लिखते थे बेटा, ये फॉर्मूला ऐसा था। विभव ये V था, कार्य बटे आवेश, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, W अपॉन Q, चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ओके। तो W को हम लिख सकते हैं दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अपॉन Q लिख सकते हैं, तो U इक्वल्स Q इंटू V लिख सकते हैं। U क्या एनर्जी ही है, तो चाहे इसको E कह दे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और चाहे काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में बदला है, काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में बदला है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे नहीं होंगे? बोल लो भाई, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे गतिज ऊर्जा ही तो स्थितिज ऊर्जा में बदल के लौटा है, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर नहीं हो गए, सारी गतिज ऊर्जा ही तो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई थी, तभी तो लौटा। तो इसका मतलब E के प्लेस पे QV लिख सकते हैं कि नहीं?
ई के प्लेस पे क्यू भी लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो तो लेमडा का नया सूत्र आ गया √2m⁴ ओके। सही बात है कि नहीं सही बात है? इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बोर्ड पेपर, सुन लीजिए ध्यान से, अगर बोर्ड पेपर इस फॉर्मूले के बिना बन जाएगा तो हमको जरूर बताइएगा कि सर बोर्ड पेपर बना है और ये फॉर्मूला आया नहीं एग्जाम में, जो बताने जा रहे हैं। इसके बिना अगर बोर्ड पेपर बन जाएगा तो बताइएगा जरूर। इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल, मतलब इसको आना 100% फिक्स है। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कशन होने जा रहा है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लेमडा इलेक्ट्रॉन 6.6 × 10⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान बताओ इलेक्ट्रॉन का बैठे हो। 9.1 × 10⁻31। चार्ज बताओ इलेक्ट्रॉन का। क्यू क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? क्यू ई के इक्वल हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बोलो 1.6 × 10⁻19। V का वैल्यू तुमको नहीं पता। देखो आइंस्टीन के खानदान से हैं हमको ये पता चल गया कैलकुलेट करके कि आया है × 10⁻10 अपॉन √v। जैसे हम आइंस्टीन के खानदान से हैं, वैसे आपको भी बनना है। आज के बाद आपको भी रटे रहना है। ये वैल्यू फिक्स है, इसको एकदम शुद्ध रटे रखना है। कैसे रखना है? शुद्ध रटे रखना है। तो इसको देखो, ये मीटर में आया है लेमडा, लेकिन 12.27/√v एंगस्ट्रम। इसको रट लीजिएगा, इसके बिना बोर्ड का पेपर बनना नहीं है बेटा। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, जब पेपर देखोगे तब कहोगे आया, ठीक। लेकिन तो 400-500 नंबर में नहीं आएगा, 1 नंबर में आएगा मात्र। कुछ लोग खुश हो गए, अरे 400-500 नंबर तो आ गए, पक्का हो गया। तो 1 नंबर फिक्स है इसके लिए, 100% आएगा, 99 नहीं है। चलो आगे देखो तो ऐसे देगा एग्जाम में 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल है। कितना? 10⁴ वोल्ट विभव लगाया है। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य बताओ। तो 10⁴ रखोगे, अंडर रूट से बाहर आएगा, 10⁴ हो जाएगा क्या? अरे क्या बोल रहे हैं समझ? दारू पी के आता हूँ, कहाँ है? 10⁴ रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁴ मतलब 100 से डिवाइड करो, वो 0.1227 आ जाएगा। क्या आंसर एंगस्ट्रम में? मर गए लोग। अबे 100 आएगा, 100 से भाग नहीं दे पाओगे, दे लेंगे ना। बहुत टेंशन में दिख रहे हो बेटा। इतना ठीक है? अरे ठीक है। अब हमने 10⁴ बताया, एग्जाम में आ गया 100 वोल्ट। अब तो कैसे करें? तो 100 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर लेना, कर लोगे ना। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए बस मास बदल जाएगा। यही फॉर्मूला फिर से उठाइए, लेमडा प्रोटॉन। ये ऊपर H का मान सेम रहेगा, 2 का मान 2 ही रहेगा, M का मान 1 दारू भी का तो का कुछ भी कहते हो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तेरे बराबर होगा। ये देखो A 1.67 × 10⁻⁻। डूब मरो, चुल्लू भर पानी ले लेना नाले का और पी जाना बेटा, मरोगे तो है नहीं। 27 होता है प्लस में ना, प्लस में होता है ना। पृथ्वी से भी भारी है ना, पृथ्वी का 10⁻24 है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन का 10⁻+27 बता रहे हैं भाई। अरे तो बात बदल गए ना भाई यार, बाद वाला माना जाता है आंसर। जैसे तुम एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पहले तुमने कोई ऑप्शन लगाया, बाद में कहा अरे नहीं गड़बड़ हो गया, ये वाला सही है, तो वही माना जाएगा ना यार। हमारे जैसे कंफ्यूजन वाले नहीं रहेंगे ना। तो अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारी गलती देखो। गलती है लेकिन आप थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। अरे तो हम माइंड कहाँ डाइवर्ट करेंगे? इसका वेट मास तुमको नहीं याद है, तुम सोचो इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। +27 का मतलब सोच के देख, 24 तो अर्थ का है, तो माइनस ही और 27 तक पहुंचा दिए। पृथ्वी दब जाती है, इलेक्ट्रॉन एक आध इलेक्ट्रॉन आता, सब दब के खत्म है कि नहीं? और तुम कितने इलेक्ट्रॉन से बने हो खुद ही सोचो अपने बारे में।
तब तो तुम भी मिटाए हो बेटा। 13 बताया हो तो देखो इसका कितना आ जाएगा, इधर देखो इधर, इसका ये बस यही मास चेंज हो जाएगा, बाकी चार्ज वही रहेगा। तो इसको जब आप वैल्यू रखेंगे ना तो डायरेक्ट हटाते हैं। 12 हटाओ, कितना हटाओ? 12। अरे 12 आगे से हटा दो ना यार, 12 हटा तो 1 ऐड कर दो, क्योंकि इसके सेकंड बाद वाला है, एक बाद वाला है तो इसमें एक ऐड कर दो, तो कितना आया? लेमडा प्रोटॉन याद कर लीजिए ऐसा ये है? नहीं आया पॉइंट, बस ऐसे याद कर लीजिए, नहीं आया, हमको भी नहीं आया, तुमको भी नहीं आया। इसमें क्या ये आया था क्या भाई? ये आया था तो ऐसे ये भी नहीं आया, बात खत्म। इसको रटना है, रट लीजिए, वैल्यू रखनी है, रट लेनी है, उसमें क्या नहीं आया ना। ड्यूटेरियम 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 1H2 के लिए 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, सुने होगे, जानते होगे शायद। जानते होगे तो लेमडा ड्यूटेरियम निकालते हैं। तो ड्यूटेरियम का चार्ज कितना होता है ना? चार्ज ही नहीं पता है ना। सुनो सुनो, ये नीचे जो लिखा होता है ये चार्ज होता है, नीचे जो लिखा होता है ये आवेश होता है, ऊपर जो लिखा होता है ये द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन 1H1 को आप प्रोटॉन बोलते हो कि नहीं? तो इसका चार्ज भी 1 है, मास भी 1 है, तो 1H2 कितना हो जाएगा? चार्ज तो उतना ही रहेगा, मास डबल हो जाएगा। किसका किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन में यहां पे देखो H तो वही रहेगा, 2 तो वही रहेगा, मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन के मास का? डबल। तो 2 × 1.67 × 10⁻27। चार्ज प्रोटॉन का चार्ज जो होगा वही ड्यूटेरियम का भी चार्ज होगा, ड्यूट्रॉन का भी होगा, तो 1.6 × 10⁻19। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिएगा 0.202 अपॉन रूट भी नहीं आया ना, आ गया होगा आपके। तो अगर ये आ गया तो ये क्यों नहीं आया था? वो भी आ गया ना, वही तो। अब इसके बाद देखिएगा, 1 मिनट, एक लास्ट और बचा है, एक लास्ट और बचा है, बस उसको रट लीजिए, खेल खत्म हो गया। अल्फा का, अल्फा होता है 2He4। अल्फा क्या होता है भैया? 2He4। तो मास की चार्ज कितना? किसका? 2। प्रोटॉन का। किसका? 2। प्रोटॉन का डबल होगा मास, वो चार्ज, और मास कितना होगा? प्रोटॉन का 4 टाइम्स। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। तो देखो फिर से, H तो वही रहेगा, 2 वही रहेगा, मास कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का 4 गुना। चार्ज कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का 2 गुना। वोल्टेज वही रहेगा, तो इसको आधा कर दो ऊपर जो लिखा है, तो कितना आ जाएगा? 0.101 रूट V चल जाएगा। क्या एंगस्ट्रम है? तापीय अणु के लिए, तापीय अणु के लिए क्या हो जाएगा? तापीय अणु के, तापीय न्यूट्रॉन के लिए, सॉरी, तापीय न्यूट्रॉन के लिए, तापीय न्यूट्रॉन नहीं, तापीय न्यूट्रॉन। थर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए, थर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए सुन लो, इक्वल्स KT होता है। क्या होता है? इक्वल्स KT। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन नियतांक केमिस्ट्री पढ़े होगे, वैल्यू बताओ। बोल्ट्जमैन नियतांक, अरे अब बोल्ट्जमैन का नाम करें हिंदी में बताओ। अब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं रामलाल, बोल्ट्जमैन का नाम हिंदी में रामलाल। चलो बोल्ट्जमैन का वैल्यू बताओ, किसी नहीं याद है? कह रहे आप छोड़ दो, सब तुम्हारे ऊपर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ना। 1.38 into 10⁻23 कितना? 1.38 into 10⁻23 तुम्हारे भरोसे आ जाए तो इसे कांड कर दोगे, तो उसकी वैल्यू रखो। तो लेमडा वाला वो फार्मूला उठाना जरा, अरे लेमडा का ये फार्मूला उठाओ, लेमडा इक्वल्स h/√2m। ई के जगह क्या लिखोगे? KT। तो अब K की वैल्यू तुमको पता चल रही है। न्यूट्रॉन का मास वही होता है लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर।
न्यूट्रॉन का मास लगभग किसके मास के बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो यहाँ m ही रहने दीजिए, m मास हो जाएगा प्रोटॉन का, किसका? न्यूट्रॉन का रखना है, लेकिन वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है। k की वैल्यू तुमको बता दी ना, कितनी होती है? अभी जस्ट बताया 1.38 × 10⁻23। उसको भी जब रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा, 30.8/√T बचेगा यहाँ ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लेमडा किसके लिए है? न्यूट्रॉन के लिए, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अब कोई भी अणु हो उसके लिए फॉर्मूला होगा E = 3/2 kT। किसी भी अणु के लिए फॉर्मूला होगा, किसी भी वो मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला होगा E की जगह पे 3/2 kT रख देना। थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन था, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए = kT रखना है, ठीक। रट लीजिए, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइए। T टेम्परेचर बेल और का है, 11वीं पास नहीं किए हो क्या? E = kT नहीं सुने हो कभी? नहीं सुने ना, कोई बात नहीं, आप सुन लिए ना, धन्यवाद। तो ये वैल्यू रट लीजिएगा, कंफर्म कल आप पूछेंगे भाई, ठीक है, सब रटे होना चाहिए। थैंक यू। कहाँ टेस्ट, तुम तो बस खाली वैल्यू रट के